हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, दैट इज़ एसआई यूनिट। ठीक है, मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको ज़रूर देखने को जो है मिलेंगे। साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, जितना भी यहाँ पे ये स्टैटिक डाटा होगा इसको सब कुछ आप लिखते चलिएगा। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्सेस, मतलब कि बल का मात्रक क्या है। क्या क्वेश्चन आया, यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक क्या है, तो हम आंसर कर देंगे न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा? न्यूटन। देखो एसआई यूनिट पूछे तो न्यूटन, अगर न्यूटन ऑप्शन में ना हो या सीजीएस यूनिट आपसे पूछे तो याद रखना क्या आ जाएगा? डाइन। क्या आ जाएगा? डाइन। अब डाइन का नाम आया है तो इन दोनों में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 10⁵ डाइन के। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, फोर्स का मतलब है किसी भी चीज़ को धक्का देना या फिर खींचना। तो द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसी को ही आप क्या कहते हो? फोर्स कहते हो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। डाइन और आपका 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 10⁵ डाइन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आता है यूनिट ऑफ द वर्क। वर्क बोल दूँ या फिर एनर्जी बोलूँ, मतलब कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखना, जो कार्य है ऊर्जा। पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, है ना, कि कार्य का मतलब क्या है। कितना कोई काम हो रहा है, कितना कोई काम कर रहा है, उसका मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी हमने कहा किसी भी चीज़ को धक्का देना, वो क्या कहलाता है? फोर्स। अब धक्का दे के वो तो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, देखो, अगर आपने किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाया, किसी भी चीज़ पे आपने बल लगाया और क्या हुआ, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, मतलब कि वो अपनी जगह से विस्थापित हो गया, उसी को ही आप बोलते हो कार्य। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन हो जाती है जितना बल लगाया और जितना वो क्या हुआ, विस्थापित हुआ। तो बल इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओ सॉरी, आपका वर्क यानी कि कार्य किसके इक्वल हो जाता है? जितना फोर्स लगा और जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब कि जितना बल लगा और जितना क्या हुआ, विस्थापन हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को ही क्या बोला जाता है? आपका कार्य करने की क्षमता या वर्क बोला जाता है। और वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? तो आंसर करोगे जूल। क्या आंसर करोगे? जूल। अच्छा देखो, एसआई यूनिट तो क्या होती है? जूल हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस यूनिट क्या है, या मान लो अगर जूल ऑप्शन में ना हो तो आप आंसर करोगे अर्ग। ERG, अर्ग। ठीक है, अर्ग। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। तो आपका 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही रिलेशन। 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁷ अर्ग के। और 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 10⁵ डाइन के। ठीक है, अभी देखो, जैसे यहाँ पे फोर्स लिखा, हमें पता है फोर्स के लिए क्या यूनिट लगाते हो? न्यूटन लगाते हो, है ना। ये लिखा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब कोई अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, है ना। डिस्प्लेस हो गया तो डिस्प्लेसमेंट को, या कोई अपनी जगह से चला जाता है, विस्थापित होता है, तो लंबाई जो होती है उसको हम किस में मापते हैं? हमेशा मीटर में। तो ये फोर्स के लिए आपने लिखा न्यूटन और इसके लिए लिखा मीटर। तो कई बार आपको पेपर में ये भी मिलता है कि न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो आप आंसर करोगे वर्क की, कार्य की। सिंपल फोर्स की, बल की पूछे तो आप बोल दोगे न्यूटन, N से रिप्रेजेंट करके। अगर पूछ ले कार्य की तो आप क्या करोगे? न्यूटन मीटर, क्योंकि जो विस्थापन है, कोई भी लंबाई होती है, उसको हम किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बोला फोर्स की डेफिनेशन में कि किसी भी चीज़ को धक्का लगाया तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। अब मान लो ब्लैक बोर्ड है, मैं इसको ऐसे करके धक्का लगाती हूँ, तो क्या ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इस पे जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो साइंस की लैंग्वेज में इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन हो जाएगा 0। तो अगर कोई चीज़ अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो वर्क डन होता है आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ से द यूनिट ऑफ द पावर, मतलब कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो याद रखना, शक्ति का मात्रक हो जाता है आपका वाट।
क्या हो जाएगा, वाट। अब इसके लिए आपको शक्ति पावर होती क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो जितनी कार्य करने की क्षमता है और कितने समय में कार्य हो रहा है उसी को ही बोला जाता है पावर। मतलब कि वर्क अपॉन टाइम, आपके कार्य करने की क्षमता वर्क अपॉन टाइम क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। मतलब कि पावर को क्या बोलते थे, शक्ति कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को आपने किस में मेज़र किया, देखो अभी अभी हमने सीखा था जूल में मेज़र किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जूल। टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में मेज़र करते हैं, तो डिवाइड में आ गया सेकंड। तो इसके लिए एक तो आप वोट याद रखोगे, एक और याद रखना, जब ये देखो सेकंड की पावर 1 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ गया जूल पर सेकंड। तो ये भी किसकी यूनिट हो जाती है, हमारी पावर की। तो अगर मान लो वाट ऑप्शन में ना हो, इसमें आपको टर्म में बताना हो, तो आ जाएगा आपका जूल पर सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो ये आपने याद रखना है पावर की यूनिट। साथ साथ ना आप देखो इनकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता रही हूँ सिंपल। आप वैसे तो ये आंसर भी हम कर सकते थे, यूनिट ऑफ पावर हो गई वोट, चलो क्वेश्चन ख़त्म, अगले पे चले। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो फिर इनकी पूरी साथ साथ डेफिनेशन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो द यूनिट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर मतलब कि दाब की इकाई क्या होगी, तो याद रखना दाब की इकाई होती है पास्कल। क्या हो जाएगी, पास्कल। दाब की इकाई हो जाएगी पास्कल। अब इसके लिए आपको जो है ये भी पता होना चाहिए प्रेशर का मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि दाब का मतलब क्या होता है। तो प्रेशर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ तो यहाँ से याद रखना, देखो प्रेशर किसके इक्वल होता है, दाब कि जितना फोर्स लग रहा है और जितने एरिया में लग रहा है, मतलब कि बल अपॉन क्षेत्रफल, ये किसकी यूनिट हो जाती है, आपका प्रेशर की। अब अभी मुझे बताओ, बल जो फोर्स है उसको हम किस में मेज़र करते थे, न्यूटन में मेज़र करते थे, तो न्यूटन। ये जो क्षेत्रफल है, एरिया को किस में मापते हो, वही लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। एरिया को ऐसे लिखते हो ना, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम आ जाए तो मीटर क्यूब कर देते हैं, है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा, नीचे पावर 2 पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो या तो ये यूनिट याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो ये याद रखना आप यहाँ से पास्कल। ठीक है, प्रेशर की यूनिट पास्कल या फिर दाब। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति की यूनिट, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की यूनिट आपकी हो जाती है हर्ट्स। क्या हो जाती है, हर्ट्स। HZ से इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जब आप सुन रहे हो क्लास तो साथ साथ कोशिश करना, बिल्कुल साथ साथ जो है लिखते चलो, नहीं फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हर्ट्स से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी डाल के ऐसे थोड़ा सा उसे एक्सटेंड कर दो, इसे जो है म्यू बोला जाता है। तो म्यू किसके इक्वल आता है, 1/T के। 1/T, या कई जगह आपको ये भी लिखा मिलेगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम, या इसकी जगह पे लिखा हो गया म्यू इक्वल टू 1/टाइम। मतलब फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो समय के क्या होती है, 1/ होती है। इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि देखो इन्वर्सली ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद रखोगे आपकी हो जाएगी हर्ट्ज। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसके लिए आपको देखो विभवांतर का मतलब भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। विभवांतर का मतलब होता है, मान लो 1 कूलम चार्ज है, किसी भी कण के या किसी भी अणु के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जितना समय लगेगा उसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जितना समय लगता है उसको आप किस में मापते हो, तो हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो आपके विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ द
होगा रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, तो याद रखना प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। देखो प्रतिरोध का मतलब है, मान लो कोई भी करंट आ रहा है तो उस करंट को थोड़ा सा स्टॉप करने के लिए, करंट जो है उसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस लगाते हैं, मतलब प्रतिरोध लगाते हैं, ताकि जो चार्ज है, जो करंट है, उसकी क्षमता को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो ये इतने यूनिट आपने याद रखने हैं। आई जस्ट रिवाइज, आपके फोर्स की यूनिट बोले तो क्या आंसर करोगे, न्यूटन या फिर डाइन। 1 न्यूटन हो जाएगा 10⁵ डाइन। इसके बाद बोला था वर्क, तो वर्क में याद रखना आपकी हो जाएगी जूल, और दूसरा अर्ग, और 1 जूल हो जाएगा 10⁷ आपका अर्ग। डेफिनेशन आपने करी ली वर्क की, जितना फोर्स लगेगा, जितना बल और जितना वो वहाँ से विस्थापित होगा। पावर हमने करा, क्या हो जाता है पावर यहाँ से, जितने जो वर्क डन है, जितने समय में हो रहा है, मतलब वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे में समय, और पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। इसके बाद प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, दाब का यूनिट क्या हो जाएगा आपका पास्कल, और पास्कल और प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, आपका आवृत्ति किससे मेज़र करते हो, म्यू से, और ये आपका यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्स, HZ से रिप्रेजेंट करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसके बाद आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम। इसको ऐसे करके ओम से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। यकीन मानो हाँ लिटिल बिट थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से ज़रूर बनता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इजी सा पढ़ के भी हमारा पेपर पास नहीं होना, तो कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ने का। ठीक है, अब ये देखो कुछ एक एसआई यूनिट है, कुछ एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका मतलब क्या है पहले तो ये सीखते हैं। हमें पता है जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लंबाई या फिर लेंथ। अब लेंथ को तो हम मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। अब इतना कुछ जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1960 में 1960 में एक बैठक हुई जिसमें क्या हुआ, इन्होंने हमें 6 एसआई यूनिट के बारे में बताया। 1960 में जो बैठक हुई, इन्होंने कहा कि ये पहले आपके 6 एसआई यूनिट हैं, इनके लिए हम एक एक सिंबल का ही क्या करेंगे, या जो मात्रा है उसका हम प्रयोग करेंगे। और फिर 1970 में 3 इसमें और ऐड कर दिए गए, ये तीनों जो हैं ऐड कर दिए गए 1970 में। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं, जैसे लिखा है लंबाई, लेंथ, तो लेंथ को किस में मेज़र करते हो, आपका आंसर आ जाएगा मीटर, रिप्रेजेंट करते हो एम से। ठीक है, टोटल आपके अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, टोटल कितनी एसआई यूनिट है, कितने मूल मात्रक हैं, तो आप आंसर कर देना 7। कितने आंसर करोगे, 7, और 2 एडिशनल में भी हैं, एक ये समतल कोण और एक ठोस कोण, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है भाई, 7 तो है ही, 2 एडिशनल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। तो यहाँ से लंबाई, लेंथ को किस में मेज़र करते हो, मीटर से, सिंबल हो जाता है एम। द्रव्यमान मतलब कि मास को किस में मेज़र करते हो, किलोग्राम में, सिंबल हो जाएगा केजी। समय, टाइम को किस में मेज़र करोगे, आपका सेकंड में। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। देखो टेम्परेचर को मापने में केल्विन भी यूज़ करते हैं, सेल्सियस भी यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट भी करते हैं, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि तापमान की एसआई यूनिट, तापमान की मूल मात्रक क्या है, तब आप आंसर कर देना केल्विन। नेक्स्ट लिखा है देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हो, आंसर आ जाएगा एम्पियर। क्या आंसर आ जाएगा, एम्पियर। देखो ये तो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश आ जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप किस में मेज़र करते हो, तो आंसर करोगे कूलम्ब। किस में मेज़र करते हो, कूलम्ब में, कूलम्ब। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। विद्युत धारा पूछे, इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पूछे, विद्युत आवेश, तब आंसर क्या करोगे, कूलम। ठीक है, नेक्स्ट है
ज्योति तीव्रता मतलब कि ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इसको आप मेज़र करते हो कैंडेला में। किस में मेज़र करते हैं इसको हम? कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हो CD से। देखो क्लास जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ, तो जिसे जैसे कंफर्ट लगे वैसे जो है साथ साथ लिखते चलिएगा। नेक्स्ट लिखा पदार्थ का परिमाण मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो याद रखना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको रिप्रेजेंट करते हो मोल में, MOLE, किस में मेजर, MOL में सॉरी, किस में रिप्रेजेंट करते हो इसको? मोल में। तो ये 7 यूनिट तो याद रखना, लंबाई लेंथ को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय सेकंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत करंट आपका कूलम, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी आपकी कैंडेला, पदार्थ का परिणाम आपका क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है समतल कोण, तो समतल कोण को रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में। समतल कोण को किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम? इधर लिख रही हूँ मैं, समतल कोण को रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन में, RD से आ जाएगा, और ठोस कोण को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टीरेडियन में, SD से आ जाएगा। ठीक है। ठोस कोण बोलूँ 3D या समतल कोण बोलूँ तो रेडियन आपका 2D। ठीक है। तो ये कुछ एक SI यूनिट है जो आपने याद रखने हैं। अब मैं कुछ और आपको इम्पोर्टेंट लिखवाती हूँ जो पेपर में पूछे हुए हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है, देखिए पवन का वेग या फिर जो हवा चलती है उसकी वेग कितना है? विंड वेलोसिटी। तो आंसर करोगे किस में मापते हो? एनीमोमीटर में। किस में मापते हो पवन के वेग को? एनीमोमीटर में। इसके बाद आता है पानी की गहराई, मतलब कि जो वाटर है उसकी डेप्थ को किस में मापते हो? तो आ जाएगा फेदोमीटर। किस में मापते हो? फेदोमीटर में क्या मापते हैं? पानी की गहराई को मापते हैं। नेक्स्ट लिखे देखिए तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को किस में मापते हो? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। सिंबल क्या होता है? A डाल के उसके ऊपर ऐसे 0 रख देना। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी परमाणु होता है, एटम होता है, उसकी त्रिज्या को, उसकी रेडियस को मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का। ठीक है। नेक्स्ट लिखा ध्वनि की प्रबलता, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता को, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किस में मापते हो? तो आंसर आ जाएगा डेसिबल। किस में मापते हैं? डेसिबल, dB में जो है मापते हैं। नेक्स्ट लिखा है पानी का बहाव। पानी कितनी स्पीड से चल रहा है उसको मापते हो क्यूसेक में। क्या आंसर आ जाएगा? क्यूसेक। पानी के बहाव को किस में मापते हैं? क्यूसेक में। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है देखिएगा उच्च तापमान, मतलब कि उच्च तापमान हाई टेम्परेचर को किस में मापते हो? तो आ जाएगा पायरोमीटर में। हाई तापमान को किस में मापते हो? पायरोमीटर में। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस को किस में मापते हो? तो आंसर आ जाएगा डायोप्टर। ठीक है। पावर ऑफ लेंस को किस में मापते हो? डायोप्टर में। नेक्स्ट लिखा है देखिएगा ओजोन परत की मोटाई। तो ओजोन परत की मोटाई या जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, उसको मापते हो डॉब्सन में। किस में मापते हो? डॉब्सन में। अब आपने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि ओजोन डे, ओजोन दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो आंसर आ जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आंसर करोगे पारसेक। और 1 पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। अभी ये प्रकाश वर्ष क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो एक तो ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की है, दूरी की है या वेलोसिटी की है? तो याद रखना जो ये प्रकाश वर्ष है ना,
ये समय की इकाई नहीं है। बच्चे इसमें वर्ष देख के और टाइम पे टिक कर देते हैं, तो ये समय की इकाई नहीं है। यह किसकी इकाई है? यह इकाई है दूरी की। लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? तो आंसर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।